चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे उस एक महाशक्ति की जिसने प्राचीन भारत का नक्शा, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए ही बदल दिया। और वो था मगध। एक मिनट जरा सोचिए। एक मैदान है जिसमें 16 पहलवान हैं और सब के सब सूरमा हैं, लेकिन जीतता तो सिर्फ एक ही है ना? छठी सदी ईसा पूर्व में भारत का हाल भी कुछ ऐसा ही था। 16 महाजनपद सब एक दूसरे से होड़ में लगे थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मगध ने ऐसा क्या कर दिया जो बाकी कोई नहीं कर सका? उसका वो सीक्रेट क्या था? अच्छा, इस राज को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। उस दौर में पूरे भारत में मतलब एक जबरदस्त बदलाव की लहर चल रही थी। वो जो कबीलों वाला दौर था वो अब खत्म हो रहा था और उसकी जगह बड़े बड़े राज्यों की नींव रखी जा रही थी। और पता है इस पूरी क्रांति की केंद्र में क्या था? सिर्फ एक धातु, लोहा। सोचिए, लोहे के फाल वाले हल जब गंगा की उपजाऊ जमीन में उतरे ना, तो ऐसा लगा मानो वो सोना उगल रहे हों। जंगल साफ करना आसान हो गया, खेती में जबरदस्त उछाल आया और पहली बार इतना अनाज पैदा हुआ कि खाने के बाद भी बचने लगा। और यही बची हुई फसल, जिसे हम सरप्लस कहते हैं, यही तो असली पावर थी। इसी सरप्लस से राजाओं ने अपनी तिजोरियां भरी और इसी से एक विशाल सेना खड़ी। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जब ये सब कुछ पूरे भारत में हो रहा था, तो फिर सिर्फ मगध ही बाजी कैसे मार गया? आखिर उसकी जीत का वो फॉर्मूला क्या था? चलिए मगध की सफलता के इस कोड को ना एक एक करके डीकोड करते हैं। तो सबसे पहला राज, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। देखिए, मगध की राजधानी के चारों तरफ नदियों और जंगलों का एक ऐसा जबरदस्त घेरा था कि ऐसा लगता था मानो प्रकृति ने खुद ही एक किला बना दिया हो। ये नदियां एक तरफ तो दुश्मन को रोकती थी और दूसरी तरफ व्यापार के लिए हाईवे का काम भी करती थी। मतलब सुरक्षा और समृद्धि दोनों एक साथ। क्या कमाल की बात है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे बड़े राज पर। वो था कुदरत का खजाना। मगध के पास ना दो ऐसी चीजें थीं जो उस जमाने में सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती थीं। ये खजाना था लोहा। आज का जो झारखंड का इलाका है ना, वहां लोहे के विशाल भंडार थे और वो सब सीधे मगध के कंट्रोल में थे। और जैसा कि मशहूर इतिहासकार आर.एस. शर्मा ने लिखा भी है कि भाई लोहे के संसाधनों ने मगध को सैन्य श्रेष्ठता दी। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, सबसे धारदार तलवारें और सबसे मजबूत हथियार किसके पास थे? मगध के पास। और इस लोहे की ताकत के साथ उन्होंने मिलाया अपना दूसरा सीक्रेट वेपन, जंगली हाथी। जी हां, ये उस जमाने के टैंक थे, समझ लीजिए। जब मगध की सेना लोहे के हथियारों और इन विशालकाय हाथियों के साथ मैदान में उतरती थी ना, दुश्मनों के तो होश उड़ जाते थे। और इसी दम पर उन्होंने एक परमानेंट, एक प्रोफेशनल आर्मी तैयार की। लेकिन एक मिनट, इतनी बड़ी फौज का पेट भरना, उनके लिए हथियार खरीदना, इसके लिए पैसा कहां से आता था? यहीं पर हमारे सामने आता है मगध का तीसरा राज, एक जबरदस्त इकोनॉमिक इंजन। देखिए, मगध की सरकार ये अच्छी तरह जानती थी कि पैसा कैसे बनाया जाता है। किसानों की बम्पर फसल पर टैक्स लगाओ, नदियों के ट्रेड रूट पर कब्जा करो, पाटलिपुत्र जैसे बड़े बड़े शहरों से कमाई करो। मतलब हर तरफ से पैसा बरस रहा था और यही पैसा उनकी फौजी ताकत का ईंधन था। तो अब तक हमने क्या देखा? मगध के पास एक शानदार लोकेशन थी, बेशुमार दौलत थी और एक तगड़ी फौज भी थी। लेकिन इन सबको एक साथ लाने और सही दिशा में ले जाने के लिए एक और चीज की जरूरत थी, और वो थे दमदार और दूर की सोचने वाले लीडर्स। और किस्मत से मगध को ऐसे राजा मिले भी। सबसे पहले बिंबिसार, जिसने कूटनीति और जंग दोनों से साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। फिर आया उसका बेटा अजातशत्रु, जिसने अपने पिता से ही गद्दी छीन ली थी, और वो तो और भी ज्यादा महत्वाकांक्षी निकला। उसने काशी और वैशाली जैसे मजबूत राज्यों को भी घुटनों पर ला दिया। और फिर आए नंद वंश के महापद्मनंद, जिनकी विशाल सेना और दौलत के चर्चे तो सोचिए ग्रीस तक पहुंच गए थे। अब यहां एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये राजा सिर्फ लड़ाके नहीं थे, ये लोग बेहतरीन मैनेजर भी थे। जैसा आर.एस. शर्मा कहते हैं कि मगध का प्रशासन बेहद मजबूत और सेंट्रलाइज था। मतलब उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था जिससे टैक्स वसूलना और इतने बड़े इलाके पर राज करना बहुत आसान हो गया था। अच्छा, मगध की जीत की कहानी को अगर पूरी तरह समझना है ना, तो ये भी जानना पड़ेगा कि उसके दुश्मन हारे क्यों। मगध के सामने उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती कौन था? वज्जी संघ, जो एक रिपब्लिक यानी गणराज्य था। तो ये लड़ाई असल में एक राजा और एक कमिटी के बीच की लड़ाई।
अब फर्क समझिए। मगध में एक राजा का हुक्म चलता था, फैसला हो गया मतलब हो गया, कोई बहस नहीं, कोई मीटिंग नहीं। दूसरी तरफ वज्जी में वहां कई सरदार मिलकर फैसला करते थे। नतीजा आपसी फूट और हर काम में देरी। तो जब जंग का मैदान सचता तो मगध की वो जो एक आवाज वाली ताकत थी, वो वज्जी की कई आवाजों वाली कमजोरी पर हमेशा भारी पड़ती थी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? मगध की कहानी सिर्फ एक पुराने साम्राज्य के उठने की कहानी नहीं है। नहीं, ये वो कहानी है जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत का भविष्य तय कर दिया था। तो अगर हम संक्षेप में देखें, मगध की जीत का ब्लूप्रिंट क्या था? 1. सही जगह, 2. सही संसाधन, 3. पैसों का सही इंतजाम और 4. एक ऐसा राजा जो किसी भी कीमत पर जीतने के लिए तैयार हो। इन चारों चीजों ने मिलकर साम्राज्य बनाने का एक परफेक्ट फॉर्मूला तैयार कर दिया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू सामने आता है। देखिए, मगध खुद एक अंत नहीं था, बल्कि वो तो एक शुरुआत था। उसने वो नींव रखी, वो सिस्टम तैयार किया जिस पर चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के पहले महान साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य की एक शानदार इमारत खड़ी की। मगध ने साम्राज्य बनाने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था ना, वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये सोचने वाली बात है कि भूगोल, संसाधन, अर्थव्यवस्था और नेतृत्व का ये जो खेल है, ये आज की दुनिया में ताकत की कहानी को कैसे शक्ल देता है।